हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर बिहार स्पेशल के एक और क्लास में। तो बिहार स्पेशल के से पहले हम कई क्लास कर चुके हैं और अब आप लोगों को बिहार स्पेशल का जो भी क्लास है उसका हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोगों को वो सारा क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोगों को अभी इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा और आप लोग एक लाइन से वहाँ पे बिहार स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। आपको जैसे जिस चीज़ के बारे में जानना हो, चाहे बिहार के झील के बारे में जानना हो, फिर नदियों के बारे में जानना हो, सब ऊपर थंबनेल में आपको मिल जाएगा। आप उसका डिटेल वीडियो के थंबनेल में जाकर देख के और उसको देख के समझ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, चरवाहा विद्यालय। नाम देखिए, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किसने शुरू किया था? लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। ठीक है, चरवाहा विद्यालय किसने शुरू किया था? लालू प्रसाद यादव ने। भारत का सबसे पुराना राजकुल जो है वो मौर्य है। मौर्य वंश का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक यहाँ लिखा भी है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। हम आगे इसका चर्चा करेंगे और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो ये भारत का जो सबसे पुराना एक तरह से कहा जाए कि राजवंश है, ठीक है ना। कौन? मौर्य, ठीक है। और इन्होंने इससे पहले जो नंद वंश के शासक थे महापद्म घनानंद, उसको मार के तब ये मौर्य वंश की स्थापना करी थी। हम जब भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में हम फिर उसका शुरू से अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बिहार स्पेशल में है, इसलिए हम लोग खास करके बिहार का ही चर्चा करेंगे। तक्षशिला शिक्षा के लिए प्राचीनतम। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और बहुत बड़ा के साथ साथ भारत के जो शिक्षा का सबसे प्राचीनतम केंद्र में से एक है। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। पश्चिम बंगाल के द्वारा राज्य के साथ बिहार के दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी करती है। तो एक जो है सो दामोदर घाटी परियोजना है। आप लोग अगर 10वां का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जानते होंगे दामोदर घाटी नदी परियोजना वो बिहार और बंगाल के साथ क्या करती है? साझा करती है। यानी कि उसके एक हिसाब से कह लीजिए उसके बाउंड्री पे या सीमा पे स्थित है। दोनों एक दूसरे के साझेदारी से चलती है। बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। बिहार का जो डाक है वो 8 के अंतर्गत आता है। बिहार में जो डाक सेवाएं हैं, जैसे बिहार में भारत में जो डाक सेवा शुरू हुई थी वो आई थिंक 1853 से शुरू हुई थी और अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो है सो काम को सौंपा गया था। तो बिहार में जो होता है 8 के तहत आता है ये डाक सेवा। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना, जिस तरह से दामोदर बंगाल के साथ, उसी तरह से गंडक नदी के साथ ये कौन सा गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ बिहार साझेदारी करती है। फिर है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि मौर्य साम्राज्य थे, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। हम इसलिए इसमें इसका चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी बिहार में ही पैदा हुए थे चाणक्य। और ये अर्थशास्त्र कहने को ये अर्थशास्त्र है, पर इसको आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे पूरा का पूरा राजनीतिक से ये किताब भरा हुआ है और इसमें एक राजा को किस तरह होना चाहिए, किस तरह से उन्हें साम दाम दंड भेद सब का प्रयोग करना चाहिए। और इन्हीं के कारण एक शासक आया था भारत पे कब्जा करने के लिए, या कह लीजिए भारत पे आक्रमण करने के लिए। सिकंदर का नाम सुने होंगे, विश्व विजेता। उसको विफल कर दिया था किसने? ये चाणक्य ने ही उनको विफल कर दिया था अपनी कूटनीति के तहत। तो इनके पास वो सारे कलाएँ थी, युद्ध किस तरह से जीता जाए, वो सारी कलाएँ थी। तो इसको जो है अपने जो है सो बलबूते पे ये विश्व विजेता सिकंदर को भी भारत से विफल करके वापस लौटा दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको रोक के किसी कॉपी में उतार लीजिए। तब तक हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बिहार के बोध गया में, ठीक है। गया था, अब गया से बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोध गया हो गया। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आप चाहे तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा बिहार स्पेशल का उसमें ये चर्चा कर दी हम। क्योंकि जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते थे उसको बौद्ध मठ या बुद्ध विहार कहा जाता था। विहार से धीरे धीरे ये बिहार हो गया। आगे है मैला आंचल, ठीक है ना। जो मैला आंचल के लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु है। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक वर्षा। तो बिहार में जितना जिला है उस ज़िले में सबसे अधिक वर्षा जो होती है बिहार के किशनगंज ज़िले में होती है। आगे है बिहार का सबसे गर्म ज़िला। आप इसको सबसे गर्म ज़िला कह सकते हैं, कौन है? गया। और साथ में ही सबसे ठंडा ज़िला भी है ये, ठीक है।
ये सबसे गर्म जिला भी गया और सबसे ठंडा भी कौन सा है, गया ही है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि सबसे ठंडा जिला भी कौन है, गया है, सबसे गर्म भी और सबसे ठंडा भी। फिर आगे है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ जाता है आपको। कहाँ पे, बिहार के समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रति व्यक्ति कृषि, देखिए बिहार में हम जानते हैं बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें जैसे बिहार की जितनी आबादी है लगभग 11-12-13 करोड़ के आसपास है, क्योंकि अभी पिछले 14 वर्षों से जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है प्रति व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जितना ज़मीन है और जनसंख्या को देखा जाए तो एक व्यक्ति पे अगर ज़मीन का टुकड़ा निकाला जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.12 हेक्टेयर बचता है एक आदमी के लिए कृषि योग्य भूमि, ठीक है, जो कि बहुत कम है। जनसंख्या बिहार का बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। अब है चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार जो है भारत में चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो ये जो है चौथे स्थान पे चावल जो भारत में जो जितना भी राज्य है और सब कुछ ना कुछ धान के उत्पादन करता है, उसमें बिहार का स्थान चौथा है। और नंबर 1 पे पंजाब आ जाता है। आपको नंबर 1 पे कौन आ जाता है, पंजाब। आप कहा जाए तो लगभग जो पूरे भारत का 70% चावल उत्पाद सिर्फ और सिर्फ पंजाब राज्य करके देता है। उसके बाद है जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है। तो जौ उत्पादन की दृष्टि से तीसरा और चावल उत्पादन की दृष्टि से चौथा, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन आ जाता है पूरे भारत में, पंजाब आ जाता है। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, हम आगे फिर लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। सिंचाई मतलब होता है खेतों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है। खेतों में पानी देना ही, चाहे जिस माध्यम से दीजिए, वो चाहे वाटर पंप से दीजिए या फिर नलकूप से दीजिए, नहर से दीजिए, उसको क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। खेतों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का साधन बिहार में प्रमुख क्या है, नहर है। अन्य राज्य तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, उन्होंने बहुत डेवलप करके और सिंचाई के कई ऐसे साधन डेवलप कर लिए अभी तक, पर बिहार में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तक नहर पे अटके हुए हैं और नहर ही सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान आरा में है, ठीक है। जिसे बिहार में जो चावल की खेती होती है या धान की खेती होती है, तो हम जानते हैं कि चौथे स्थान पे आता है बिहार, प्रथम में पंजाब आता है। तो इसका जो चावल शोध है, यानी कि किस तरह से कौन से चावल तैयार किया गया है ना, और चावल के उत्पाद में किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, इसके शोध के लिए जो संस्थान बनाया गया आरा में है, बिहार के आरा में है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया है। विदेशिया एक नृत्य का नाम है, विदेशिया है। इससे पहले जटिन इस टाइप का कुछ था, पर अभी कौन सा हो गया, विदेशिया हो गया। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य, इससे पहले भी हम चर्चा की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य भी था और उसका एक और नाम था चाणक्य का, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के 3 नाम हो गए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। ये 3 नाम चाणक्य के ही हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे ये। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज। मगध जो है बिहार का एक बहुत बड़ा जो है सो क्षेत्र हुआ करता था, अभी भी है, पटना का एरिया मगध में ही पड़ता है। तो जो इसकी प्राचीन या राजधानी थी वो कहाँ थी, गिरिब्रज या फिर राजगीर। गिरिब्रज या राजगीर, और राजगीर पटना का ही जो है सो पुराना नाम है, पाटलिपुत्र राजगीर। तो इसलिए ये बिहार स्पेशल में हमने रखा है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। हालांकि भाषा को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में ही रखा जाता है। अभी तक 22 भाषाओं को जो है पूरे भारत में मान्यता प्राप्त मिल चुका है, और एक मैथिली भाषा जो है इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। फिर है भोला पासवान। भोला पासवान शास्त्री का नाम आप लोग सुनेंगे। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अभी जो प्रेजेंट में है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हमारे नीतीश कुमार जी, बहुत दिन से चेंज ही नहीं हो रहे हैं, है ना। और ये भोला पासवान शास्त्री भी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन, भोला पासवान शास्त्री। कितनी बार, 3 बार। आगे है भारतीय नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो नेपोलियन के बारे में पढ़े होंगे। तो जिस तरह से नेपोलियन बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा करके और अपना जो है सो एक तरह से शासन व्यवस्था कायम कर लिया था, ठीक उसी प्रकार था समुद्रगुप्त। इन्होंने, कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था,
और जिस समुद्र का पानी पिया वो भी जो है सो इसके अंडर में हो गया। इसलिए जब चाइना अन्य देश के साथ रेशम का व्यापार करता था तो समुद्र होके जाता था, तो उससे भी टैक्स लेने वाला आदमी था कौन? समुद्रगुप्त। चाइना से भी टैक्स ले लिया था ये, इतना खतरनाक आदमी था ये, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। उसके बाद है 11 अगस्त 1942 को, ये पटना सचिवालय ये घटना है 11 अगस्त 1942 का, आज़ादी से लगभग 5 साल पहले, जो कि पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर वहाँ के छात्रों ने जो भारतीय झंडा है हमारा तिरंगा उसको फहरा दिया था आज़ादी से 5 साल पहले ही। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गंडक परियोजना सन 1947 में शुरू किया गया था और उस समय किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से थे, जो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है। मोकामा रेल कोच फैक्ट्री केंद्र बिहार में है। तो एक कोच मतलब होता है रेल का डब्बा, उसको कोच कहा जाता है। तो रेल का डब्बा जो है बिहार के मोकामा में बनाया गया है और बिहार के मोकामा में रेल का कोच यानी कि डब्बा बनाने का केंद्र है, जो कि बिहार में है मोकामा। बिहार के रोहतास जिला का नाम सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे जो है संपूर्ण बिहार में, ठीक है ना, बिहार की वैसे साक्षरता दर लगभग 64% है या 63 पॉइंट समथिंग है, अभी 64 मान लीजिए इसको। इस बार के जनगणना में थोड़ा बहुत सुधार होने की आशा है, अब देखते हैं। तो जो बिहार के रोहतास जिला है, पूरे बिहार में जितने ज़िले 38 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? बिहार के रोहतास ज़िले में है। बिहार में लीची उत्पाद, अच्छा बिहार जो है ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए, 47 लिख दिए, यहाँ 74 होगा। तो बिहार जो है लीची उत्पाद में सबसे अग्रणीय है और पूरे भारत में कहा जाए तो 74% लीची का उत्पाद केवल और केवल बिहार में होता है। पटना में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार जो है पटना में, यानी कि बिहार कह लीजिए और बिहार का जो एक राजधानी है पटना, अंग्रेजी अखबार छापने वाला जो पहला अखबार था अंग्रेजी, उसका नाम था द बिहार हेराल्ड। ठीक है ना, ये बिहार में छपने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, द बिहार हेराल्ड, अभी भी है। आगे है 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल पटना, हाँ पहला जिला स्कूल जो है 1835 ईस्वी में निर्माण किया गया, उसका नाम क्या था? जिला स्कूल। ठीक है ना, ये कहाँ पे? पटना में खोला गया। आगे है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से वही हम दोहराना चाहेंगे कि इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, जो कि बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। एक अब लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम इसको सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। आगे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है, आप लोग बिहार का जितना भी बिहार स्पेशल क्लास देखिएगा उसमें पश्चिमी चंपारण जिला का विशेष चर्चा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत चीज़, सोमेश्वर की पहाड़ी हो गया और भी कई ऐसी चीज़ हम बताए हैं वहाँ पर, आप लोग वीडियो में देख लीजिए। तो पश्चिमी चंपारण जिला में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। चूँकि वीडियो ज़्यादा हम लॉन्ग करना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आए, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार फिर से इसको देखेंगे और इसको अच्छे से तैयार करने का कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप उस एग्ज़ाम में आने वाले जो भी बिहार स्पेशल के प्रश्न है उसको बहुत आसानी से आप लोग बना पाएंगे। अगर ये हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में या अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।